गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सभी? बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज एक नई मॉर्निंग है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं सोल्यूशन क्लास 12th का। कल हमने किया था एजियोट्रॉप्स के बारे में। हमने पढ़ा था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं। हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। आज हमें टॉपिक करना है नया स्टार्ट, दैट विल बी नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कि अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में चेंज होते जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी चेंज होती जाएगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो क्या है? सो it is the property which depend on number of particles of solute in a given amount of solvent। ठीक है, यानी कि बेसिकली दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। व्हेन यू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंजेस। तो जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को मैं कई तरह से स्पेसिफाई कर सकता हूं, जैसे कंसंट्रेशन को मैं मोलैरिटी की फॉर्म में लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन को मैं मोलैरिटी की फॉर्म में लिख सकता हूं, और कंसंट्रेशन को मैं मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं, एंड एटसेट्रा। तो इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स का हम यूज करेंगे व्हेन वी विल डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम शॉर्ट में RLVP भी कह सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम सिंबलाइज करेंगे डेल्टा TF के साथ। थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम सिंबलाइज करेंगे डेल्टा TB के साथ। और लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम सिंबलाइज करेंगे सिंबल पाई के साथ। So these properties will depend upon the concentration of the solute in the solution, and when the concentration of solute in solvent changes, these properties show variation in their values. तो इसे नोट कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 2 प्रॉपर्टीज। पहली होगी RLVP, दैट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन शॉर्ट RLVP। तो इस पहले टर्म को समझ लेते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने इसे कल पढ़ा था कि हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम कैसे हो जाता है जब मैं उसमें ऐड कर देता हूं कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने के बाद हमारा जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द टर्म हियर इज रिलेटिव।
रिलेटिव का मतलब है किसी के रिस्पेक्ट में, किसी को रेफरेंस मानते हुए हम लोअरिंग कर रहे हैं वेपर प्रेशर की। तो रेफरेंस किसको मानते हैं? रेफरेंस हम मानेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग वेपर प्रेशर को, इनिशियल वेपर प्रेशर को। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मेरे पास लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड प्योर है, ये लिक्विड ए है एल, तो इसके ऊपर मेरे पास पार्टिकल्स होंगे ए के, और उन पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए। अब इसमें मैंने एक सॉल्यूट बी ऐड कर दिया, तो बी सॉलिड मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब बी सॉलिड है तो इसका मतलब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। आफ्टर एडिंग दिस सॉल्यूट मुझे मिलेगा सॉल्यूशन, इसमें मेरे पास ए भी है प्लस बी भी है, लेकिन वेपर सिर्फ ए के ही बनेंगे। अब इसे मैं कहूंगा पी ए। हमने कल किया था, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर 0 है यहां पे, तो जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट विल बी ओनली इक्वल टू पी ए, एंड पी ए हमारे पास इक्वल होता है पी नॉट ए एक्स ए के। तो ये होगा हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो पीएस है यहाँ पे, ये पीएस जो है ये इनिशियल प्रेशर से कम है, मतलब जो यहाँ प्रेशर था और जो प्रेशर यहाँ पे है, तो यहाँ का प्रेशर लेस है एज कंपेयर टू दिस वन, तो प्रेशर हमारा लो हो गया। पहले प्रेशर हाई था, अब प्रेशर लो हो चुका है। इसे बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव मतलब इसके रिस्पेक्ट में लेंगे, इसको रेफरेंस मानते हुए लेंगे। तो जब मैं रिलेटिव लोअरिंग की बात करता हूं तो हमारा जो फॉर्मूला बनने वाला है वो ये बनेगा पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए। हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। समझ सब बातें वाली। वी हैव टू डिड्यूस the derivation to find the value of this thing. This thing is known as relative lowering of vapor pressure. This is called lowering, और ये initial vapor pressure के रिस्पेक्ट में ली गई है, तो इसे नाम दिया गया relative lowering of vapor pressure. So let's derive the formula. इसे हम derive करेंगे इसी फॉर्मूले से। इसको मैं 1 मान लेता हूं, तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं 1 को, यूजिंग 1, ध्यान देंगे यहां पे। तो PS मुझे मिला है P नॉट ए एक्स ए, और मैं ये जानता हूं एक्स ए प्लस एक्स बी होता है इक्वल टू 1, तो एक्स ए मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो मुझे मिलता है PS इज इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। क्लियर है सभी को बात? वेरी गुड। अब इसे ओपन कर देते हैं, तो PS हो जाएगा P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी। ऑन सम रीअरेंजमेंट मुझे मिलता है P नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस PS। सो नॉट एक्स ए एक्स बी होगा यहाँ पे, इसको मैंने शिफ्ट किया है, तो एक्स बी मुझे मिलेगा P नॉट ए माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट ए। तो ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, या आई विल से इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दिस इज योर फॉर्मूला, और इसे हम यूज करेंगे, और इसी में हम एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी डिड्यूस करेंगे। अभी सबसे पहले इसे नोट कीजिए। ओके, एक्स डिराइव एन अल्टरनेटिव फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला भी रिलेटिव लोअरिंग वाला ही होगा। फर्क क्या होगा वो डिड्यूस करने के बाद हम समझेंगे, और ये फॉर्मूला भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट योर आंसर इजिली। ओके, तो सेम फिर से क्वेश्चन नंबर 1 यूज करेंगे, तो जो कि PS इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए। इसे मैं नीचे शिफ्ट करता हूं, तो PS बाय P नॉट ए विल बिकम इक्वल टू एक्स ए, और मैं जानता हूं एक्स ए होता है Na डिवाइड बाय Na प्लस NB। इसे मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये बनेगा PS बाय P नॉट ए इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय Na प्लस NB। इसे मैं 2 बोल देता हूं, तो मैं काम करूंगा, मैं 2 को फ्लिप कर दूंगा, फ्लिप इक्वेशन नंबर 2। तो डिनोमिनेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमरेटर एंड वाइस वर्सा। तो ये बन जाएगा
P naught A by PS is equal to NA plus NB by NA. That will become P naught A by PS is equal to 1 plus NB by NA. 1 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो P naught A by PS minus 1 is equal to NB by NA. On picking LCM, तो P naught A minus PS divided by PS is equal to NB by NA. This is also lowering, और ये रिलेटिव है प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के. दिस इज अगेन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट इसमें रिलेशन किसके साथ है? इसमें रेफरेंस क्या लिया हुआ है? सॉल्यूशन का लिया हुआ है. सो दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. हमने जो डिराइव की थी थोड़ी देर पहले वो ये थी P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट A इज इक्वल टू XB. दैट वाज आल्सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट. तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं और दोनों ही केस में जो हमारा आंसर है वो सेम ही आएगा. क्लियर? इसे भी नोट कर लेंगे. तो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम करने वाले हैं दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होने वाला है? यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा सोलवेंट का. कैसे होगा उसके बारे में ध्यान देंगे. एक बार देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो उसको थोड़ा सा हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी में. डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना. फ्रीजिंग पॉइंट तो हम पहले कर चुके हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है. इसका मतलब होता है किसी भी चीज का जमना या फ्रीज होना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. जैसे मेरे पास वाटर है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो प्रेशर होगा 180. तो किसी भी चीज के जमने के लिए हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम नोट कर सकते हैं. अगर प्रेशर वेरिएबल है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा. ठीक है? तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 सेल्सियस. वाटर हमारे पास सोलवेंट है, अभी वाटर सोलवेंट हमारे पास प्योर स्टेट में. मान लीजिए कि मैंने सोडियम क्लोराइड सॉलिड को वाटर में ऐड कर दिया, तो मुझे मिल जाता है सोल्ट सॉल्यूशन. अब अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो -1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. दिस इज हाइपोथेटिकल वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड करती है सोल्यूट की अमाउंट के ऊपर. जैसे जैसे सोल्यूट की अमाउंट चेंज होती जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. ठीक है? तो डेल्टा TF क्या है इसमें? डेल्टा TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस है 0 सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है -1, दैट कम्स आउट टू बी 1 डिग्री सेल्सियस. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन यू ऐड सॉल्ट टू द वाटर. ठीक है? अब ये वैल्यू निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू डिपेंड करती है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर. So after doing many experiments, it was found that depression in freezing point is proportional to molality of solute. That is the molality. ठीक है? कि किसी भी सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना डिपेंड करता है सोल्यूट की मोलैलिटी के ऊपर. राइट? मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट कौन है? सोल्यूट यहाँ पे NaCl है. सोल्यूट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर ध्यान देने की बात यह है कि सोल्यूट जो है हमारा वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए. ठीक है? सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल. क्लियर सभी को बात ये वाली? ओके. अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव कर देता हूं तो मुझे मिलता है KF. इस KF को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट.
ठीक है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका एक और नाम भी होता है, इसे हम कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यू कैन से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपी स्टडी होती है जहां पर हम सब्सटेंसेस के फ्रीजिंग को मेजर करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे हम डेल्टा टीएफ की। तो उससे पहले इसे नोट कर लीजिए। तो अभी हमने डेल्टा टीएफ को समझ गए होंगे सभी, आई थिंक। तो उससे पहले हमें ये पता करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। नाइन्थ की डेफिनेशन पे अगर आप जाते हैं, नाइन्थ क्लास की डेफिनेशन पे अगर आप जाते हैं, तो वो ये कहता है कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और फ्रीज होता जाता है, मतलब उस स्पेसिफिक पॉइंट पे फ्रीज होना स्टार्ट भी होगा और पूरा फ्रीज हो भी जाएगा, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। बट अगर मैं इसकी एक और डेफिनेशन, मोर रिलायबल डेफिनेशन पे जाता हूं, तो वो क्या है? मैंने भी कहा था आपको कि फ्रीजिंग पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो यहां पर मैं प्रेशर का रोल बीच में लेकर आऊंगा, अब ये वो देखना ध्यान से, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इट इज द टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर ही होगा ये। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of solid becomes equal to vapor pressure of liquid। लिक्विड हमारा यहां पे क्या होगा? सोलवेंट होगा, बिकॉज हम सोलवेंट के फ्रीज होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर सॉलिड का इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसको एक बार ग्राफिकली देखते हैं। यहां पे टेम्परेचर है, यहां पर है वेपर प्रेशर, ठीक है। और मान लेते हैं ये लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो PATM कह देता हूं मैं, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास है। सॉलिड का वेपर प्रेशर ये है लाइन, सॉलिड ये है, सॉलिड का वेपर प्रेशर कर्व, ठीक है। मान लीजिए लिक्विड मेरा यहां प्रेजेंट है, लिक्विड मेरा इस टेम्परेचर पे प्रेजेंट था और मुझे उसको फ्रीज करना है, तो मुझको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या होगा? ध्यान देंगे बात ये वाली, टेम्परेचर कम करने से जो वेपर्स है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। वेपर कंडेंस होने का मतलब है वहां पे कि वेपर प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, और वेपर प्रेशर इतना कम होता जाएगा कि जब वो सॉलिड के वेपर प्रेशर की लाइन को टच कर जाएगा, उस समय हमारा लिक्विड फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। ध्यान देंगे, मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं, टेम्परेचर कम करते 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 जब वो इस सॉलिड के पॉइंट पे मीट हो जाएगा, इस पॉइंट को मैं कहूंगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए सब बातें वाली? Very good. So at that point, the liquid vapor pressure curve has become equal to the solid vapor pressure curve, and that point is known as freezing point of solvent या liquid, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने लिक्विड में ना एक सोल्यूट ऐड कर दिया, तो सोल्यूट सॉलिड था, उससे मैंने सॉल्वेंट लिक्विड में ऐड कर दिया टू मेक ए सॉल्यूशन। और हम कल पढ़ चुके हैं कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसी को हमने पहले भी पढ़ा RLBP में। तो मान लेते हैं मैं सेम टेम्परेचर पर हूं, इसी टेम्परेचर पर मैंने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वेपर प्रेशर गिर गया। दिस इज द वेपर प्रेशर डॉट फॉर प्योर solvent. This is the vapor pressure dot for solution when a non-volatile solute is mixed with solvent.
अब ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको फ्रीज कर रहा हूं तो इसका वेपर प्रेशर कर्व भी डिक्रीज होगा, होता जा रहा है, होता जा रहा है, एंड इट मैचेस हियर. नाउ दिस थिंग is known as TFS, that is called freezing point of solution. समझ गए बात सब ये वाली? लेकिन अब ये जो गैप बना है यहां पे, इसी गैप को मैं कहता हूं डेल्टा टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं पहले, वो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. This is the formula for depression in freezing point. ये ग्राफ आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लेंगे. तो चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में. ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट तो है, बट वो चेंज हो जाता है व्हेन यू चेंज द सॉल्वेंट. ठीक है, तो पहले हम समझेंगे एक बार क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट्स क्या रहेंगी, देन हम इसका फॉर्मूला जानेंगे, और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि वो सॉल्वेंट के चेंज होने से चेंज क्यों हो जाता है. ठीक है, लुक हियर. तो हम लिख चुके हैं डेल्टा टीएफ होता है केएफ इनटू मोलैलिटी. डेल्टा टीएफ या तो केल्विन में होगा या डिग्री सेल्सियस में होगा, क्योंकि चेंज है तो चेंज चाहे केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो, चेंज की वैल्यू वही रहती है. ठीक है, तो मान लेते हैं एज ए यूनिट मैं केल्विन को प्रेफर कर रहा हूं. मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम. ठीक है, अब पुट करते हैं यहां पे, तो केल्विन इज केएफ इंटू मोल पर किलोग्राम. तो KF बनेगा केल्विन इंटू किलोग्राम डिवाइड बाय मोल. सो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. तो अगर मैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहता हूं तो वो क्या होगा, ध्यान दे, व्हेन मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट इज 1, मोलैलिटी इज 1, डेल्टा TF बिकम इक्वल टू KF. So I can define cryoscopic constant as it is the depression in freezing point when the molality of solution is taken as unit. Okay, so KF is, it is equal to depression in freezing point when molality is taken as unity. ठीक है, ये होगी हमारी डेफिनेशन. अब एक बार इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. तो ये फॉर्मूला आपका बेसिकली बीएससी की बुक्स या एमएससी की बुक्स में मिलेगा आपको, उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे हाउ इट इज डिराइव्ड, हम सिर्फ उसका रिजल्ट लिखेंगे. यहाँ पे रिजल्ट क्या है, KF हमारे पास होता है RTF स्क्वेयर इंटू मोलर मास डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा FH. नाउ अब यहाँ पे जो हमें टर्म्स या सिंबल्स दिए गए, का मीनिंग क्या है. R इज ए गैस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. M हमारे पास है मोलर मास. मोलर मास किसका होगा, सोलवेंट का. मोलर मास हमारे पास है सोलवेंट का. डेल्टा FH क्या है, इट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आप थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं. दैट विल बी किलो जूल पर मोल. ठीक है, एंड TF, इसको मैं TF नोट कह देता हूं, बेसिकली दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्वेंट. ठीक है, तो ये हुई हमारी सभी टर्म्स का मतलब, इसे भी नोट कर लेंगे.
ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने पढ़ी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, RLVP एंड डेल्टा TF। पहली RLVP डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे, ध्यान देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। सेकेंड प्रॉपर्टी डेल्टा TF डिपेंड करती है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट पे। कल हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और साथ ही हम पढ़ेंगे वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड उसके बाद के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल एस्टैब्लिश सम रिलेशनशिप्स बिटवीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड देन विल परफॉर्म न्यूमेरिकल्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आगे आने वाले 4 लेक्चर सीरीज में हम ये सब कवर करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।